इस केस का सारा पस मंजर आपके सामने रखते हैं। नून लीग की हुकूमत में अक्टूबर 2017 में पास होने वाले इलेक्शन एक्ट में शामिल चंद तरामीम पर तनाज़ा खड़ा हुआ था, जिसके बाद उस वक्त की नून लीग की हुकूमत ने इलेक्शन एक्ट में उन शिकों को उनकी पुरानी शक्ल में बहाल कर दिया था। लेकिन इसके बावजूद तहरीक लब्बैक ने हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि इलेक्शन एक्ट में ख़त्म नबुव्वत से मुताल्लिक शिक को जानबूझकर बदला गया है और ये एक बड़ी साजिश है। इमरान खान का भी उस वक्त यही मौक़िफ़ था, जो वो जलसों और मीडिया इंटरव्यूज़ में दोहराते रहे, सेमिनार्स में दोहराते रहे और ये कहते रहे कि वो हुकूमत में आकर इस हवाले से एहतसाब करेंगे, एहतसाब का नारा लगाते रहे। फिर उस वक्त तहरीक लब्बैक ने एहतजाज शुरू कर दिया और एहतजाज को जारी रखते हुए TLP ने इल्ज़ाम लगाया कि वज़ीर क़ानून ज़ाहिद अहमद उन तरामीम के ज़िम्मेदार हैं और उनके इस्तीफ़े का मुतालबा करते हुए तहरीक लब्बैक ने इस्लामाबाद में नवंबर के शुरू में धरना दे दिया। 21 नवंबर 2017 को जस्टिस मुशीर आलम और जस्टिस काजी फ़ाइज़ पर मुश्तमिल सुप्रीम कोर्ट का 2 रुकनी बेंच मामूल के मुकदमात की समाअत कर रहा था कि वकला की अदम पेशी की शिकायत होने लगी। इसी दौरान एडिशनल अटॉर्नी जनरल और एक वकील ने अदालत को बताया कि फैज़ाबाद के मकाम पर धरने की वजह से अदालत पहुंचने में वकला और साइलिन को दुश्वारी का सामना है। इस पर अदालत ने फैज़ाबाद धरने पर खुद नोटिस ले लिया। 26 और 27 नवंबर 2017 की दरमियानी रात हुकूमत और तहरीक लब्बैक के दरमियान मुआहदा हो गया। इस मुआहदे पर ISI के उस वक्त के मेजर जनरल फैज़ हमीद ने बतौर जामिन दस्तखत किए, यानी एहतजाज और तोड़ फोड़ करने वालों और रियासत के दरमियान गारंटी जनरल फैज़ हमीद ने दी। सिर्फ यही नहीं, जिस वक्त तहरीक लब्बैक रियासत की रिट चैलेंज कर रही थी और हुकूमत से मुतालबा किया जा रहा था कि कार्रवाई करे, तो उस वक्त के DG ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने ट्वीट करते हुए हुकूमत और एहतजाजी जत्थों को बराबरी पर लाकर खड़ा कर दिया और लिखा कि आर्मी चीफ ने वज़ीर आज़म को फ़ोन करके ये तजवीज़ दी है कि वो इस्लामाबाद के धरने को पुरअमन तरीके से हैंडल करें और दोनों फरीक तशद्दुद को नज़रअंदाज करें, क्योंकि ये कौमी मफाद में नहीं है। और फिर बात यहाँ भी नहीं रुकी, बल्कि धरने के अख्तिताम पर DG रेंजर्स की धरने के शुरका में पैसे तकसीम करने की वीडियो भी सामने आई। और फिर फरवरी 2019 में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ने फैज़ाबाद धरना केस का फैसला दिया और जिसमें कहा गया कि अदालत हुकूमत पाकिस्तान को वज़ारत दिफा के ज़रिए और आर्मी चीफ, नेवल चीफ और एयरफोर्स चीफ को हिदायत करती है कि वो अपने मातहत उन अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करें जिन्होंने अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी की है, मगर बजाय इसके कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत फैसले पर अमल दरामद करती। तहरीक इंसाफ की वफाकी हुकूमत ने मई 2019 में जस्टिस काजी फ़ाइज़ के खिलाफ ही रेफरेंस सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को भिजवाया, जो उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भिजवा दिया। खुद जस्टिस काजी फ़ाइज़ ने 15 अप्रैल 2021 की समाअत में अदालत के सामने पेश होकर कहा था कि फैज़ाबाद धरना केस के फैसले के बाद मुझ पर क़यामत बर्पा की गई। मुझे ओहदे से हटाने की ख्वाहिश की वजह यह है कि मैंने फैज़ाबाद धरना केस का फैसला दिया था। 6 फरवरी 2019 को जस्टिस मुशीर आलम और जस्टिस काजी फ़ाइज़ पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने फैज़ाबाद धरना केस में 43 सफ़ात का तफसीली फैसला जारी कर दिया था। फैसला जस्टिस काजी फ़ाइज़ ने तहरीर किया था और उसमें लिखा था, और ये फैसला आप सुनिए और उसके बाद आपको अंदाज़ा होगा कि आज तहरीक इंसाफ कितना बड़ा यू टर्न लेकर इस पर अमल दरामद का मुतालबा कर रही है। फैसले के मुताबिक तमाम हसास इदारों की मुत्तफ़िक़ा राय है कि तहरीक लब्बैक इस धरने से सियासी फ़ायदा हासिल करना चाहती थी। उन्होंने मजहबी जज्बात को उभारा, नफरत की आग लगाई और फिर मुजाहिरीन तशद्दुद पर उतर आए और अमलाक को तबाह कर दिया, जिससे 16 करोड़ रुपए से ज़ायद का नुकसान हुआ। तकरीबन तमाम मुआशी सरगर्मियों को तहरीक लब्बैक ने रोक दिया था। खुफिया इदारों की रिपोर्ट के मुताबिक सियासतदान भी धरने में गए। तहरीक लब्बैक को प्राइम टाइम में फ्री मीडिया पब्लिसिटी दी गई। इस जमात का नाम रातों रात घर घर में लिया जाने लगा। जैसे काजी फ़ाइज़ ने लिखा कि इसके बाद 2018 के इंतखाबात में तहरीक लब्बैक के अरकान सिंध असेंबली मुंतखब हुए और बतौर जमात तहरीक लब्बैक को बड़ी तादाद में वोट भी मिला। जैसे काजी फ़ाइज़ ने लिखा कि तहरीक लब्बैक और उसके हामी तमाम मामलात में पुरज़म थे कि वो शहरियों की ज़िंदगी को मुतासिर करें। इस चैलेंज से निमटने के लिए हुकूमत, पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की तैयारी बहुत कम थी। ये अब तक वाज़ेह नहीं है कि मुख्तलिफ इदारों के दरमियान क्या खातिर ख्वाह हद तक हम आहंगी थी या नहीं थी। लगता तो यह है कि विजन का फुकदान था और कशमकश इस मामले में गालिब रही। जैसे काजी फ़ाइज़ ने लिखा कि सहाफ़ी, एडिटर्स, अखबार, ब्रॉडकास्टिंग के इदारों ने यह शिकायत की कि मीडिया को दबाया और खामोश किया जा रहा है। ज़ाहिरी और खुफिया सेंसरशिप गैर आईनी है। जैसे काजी फ़ाइज़ ने फैसले में लिखा कि मुजाहिरीन जो लोगों के सड़कों के इस्तेमाल के हक़ को मुतासिर करते हैं या अमलाक को नुकसान पहुँचाते हैं, उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। तमाम इदारों को अपने मैंडेट से तजावुज़ नहीं करना चाहिए। वो आज़ादी इजहार राय पर कदगन नहीं लगा सकते और ना ही उनके पास ये अख्तियार है कि वो इशात और नशरियात की मैनेजमेंट और अखबारात की तरसील में मुदाखलत करें। आइन फ़ौज के किसी भी रुकन को सियासी मामलात में शामिल होने से रोकता है, जैसे कि किसी सियासी जमात या फ़र्द की हिमायत करना। अदालत हुकूमत पाकिस्तान को वज़ारत दिफा के ज़रिए और आर्मी चीफ, नेवल चीफ और एयरफोर्स चीफ को हिदायत करती है कि वो अपने मातहत उन अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करें जिन्होंने अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी की है। यही वो फैसला था।
जिसमें जस्टिस काजी फ़ाइज़ ने उस वक्त तहरीक इंसाफ की हुकूमत को वज़ारत दिफा और तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान के जरिए हिदायत की थी कि वो हल्फ की खिलाफ वर्जी करने वाले एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ करें। लेकिन इस फैसले के बाद उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने एहलकारों के खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन ये तासुर ज़रूर पैदा हो गया कि उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ हो गई थी और इसी के नतीजे में उनके खिलाफ रेफरेंस आया, तहरीक इंसाफ की हुकूमत लाई। 6 फरवरी 2019 को जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का तहरीर करदा यह फैसला जारी हुआ और फिर वज़ीर आज़म इमरान खान ने सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ रेफरेंस भेजने की सिफारिश कर दी और सदर आरिफ अलवी ने अपना माइंड अप्लाई किए बगैर मई 2019 में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को एक रेफरेंस भेज दिया, जिसे जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। तवील अदालती कार्रवाई के बाद 19 जून 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस को कलअदम करार दे दिया, जबकि 10 में से 7 जजों ने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की अहलिया और उनके बच्चों का मामला FBI भेजने का हुक्म दे दिया और FBI को हिदायत की कि वो 3 माह में अपनी तहकीकात मुकम्मल करके उसकी रिपोर्ट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को जमा करवाए। और अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ये समझे कि लंदन में जायदाद खरीदने के लिए पैसे भिजवाने में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का किरदार है, तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उनके खिलाफ ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी करने पर आइन के आर्टिकल 209 के तहत कार्रवाई कर सकती है। मगर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और उनकी अहलिया सरीना ईसा के अलावा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, सिंध बार काउंसिल और फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने भी इस फैसले पर नजरसानी की अपीलें दायर की, इस फैसले के खिलाफ दायर की। इस दौरान मुसलसल जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और उनकी अहलिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाता रहा। तहरीक इंसाफ के वज़रा जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और उनकी अहलिया सरीना ईसा की तज़हीक करते रहे, मीडिया में उन्हें बदनाम किया जाता रहा। वो अपने दिफा में आवाज़ उठाते तो तहरीक इंसाफ के वज़रा और तज़हीक करते। इसी दौरान उस वक्त के वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने ट्वीट किया कि 1 हफ्ते से सुप्रीम कोर्ट के एक अंडर ट्रायल जज की तकरीरें सुन रहे हैं, अगर जवाब दिया तो दुख हुआ से तौहीन होगी के भाषण आ जाएंगे। मोहतरम, अगर आपको भी अपने गॉडफादर इफ्तिखार चौधरी की तरह सियासत का शौक है तो मुस्ताफी होकर काउंसलर का इलेक्शन लड़ने, मकबूलियत और कबूलियत दोनों का अंदाज़ा हो जाएगा। और जब उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान की अपनी काबीना और उनके दोस्तों के असासों पर सवाल उठा तो उस वक्त वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी और करीबी दोस्त जुल्फ़ी बुखारी ने भी हमारे प्रोग्राम में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ रेफरेंस का दिफा किया और कहा कि इसका मवाजना किसी और से नहीं किया जा सकता। इस मुल्क में एक सुप्रीम कोर्ट के जज और उनकी अहलिया बाकायदा तौर पर, जिनको इस वक्त मेडिकली भी वो फिट नहीं हैं, उनके वालिद की डेथ हुई, वो FBI को भुगत रही हैं। उनके बच्चे बाहर हैं, वो भी उस तरीके से रेमिटेंसेस भेजते होंगे जिस तरीके से आप कह रहे हैं। एक्सपेट्रिएट्स हैं जिनको इज्जत मिलनी चाहिए, जो आप कह रहे हैं, वो FBI भुगत रहे हैं। तो आप जब बात आती है वज़ीर आज़म इमरान खान के अपने दोस्तों की और अपनी काबीना की, तो फिर ये सारे के सारे के जी दुनिया क्या चाहती है और दुनिया और कानून क्या कहता है, फिर कानून के तहत दूसरों को नहीं देखते, वो दूसरों के लिए एक पॉपुलिस्ट नैरेटिव बनाते हैं। वो तो आप लोगों के लिए भी उस नैरेटिव में क्या जगह है? आप लोग फिर कानून की बात कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही एक इनकम्पेरेबल कंपैरिजन आपने की है जो मुनासिब ही नहीं है। एक इंसान जज है, उनकी इनकम सारी यहाँ अंदर है पाकिस्तान के अंदर, उनसे सिर्फ ये पूछा गया है कि साबित करे कि आपने बाहर। हालांकि जैसे काजी फ़ाइज़ ईसा और उनकी अहलिया ने पैसे पाकिस्तान से बाहर बैंकिंग चैनल के ज़रिए भेजे जाने की पूरी मनी ट्रेल दिखा दी थी, उसके बावजूद उनको पूरे मीडिया ट्रायल का सामना करना पड़ा। इस दौरान जैसे काजी फ़ाइज़ ईसा की अहलिया सरीना ईसा के वालिद का इंतकाल हुआ, मगर उस वक्त भी उन्हें नहीं बख्शा गया। मुसलसल ट्वीट्स और मीडिया ट्रायल जारी रखा गया। उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ ने अपने हामी मीडिया और सोशल मीडिया और यूट्यूबर्स का भरपूर इस्तेमाल किया। और मई 2019 में जब यह रेफरेंस फाइल होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में यह मामला आया तो तवील समातों के बाद 10 रुकनी बेंच ने यह रेफरेंस खारिज तो कर दिया, मगर 7 जजेस ने यह फैसला भी दिया कि FBI जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की अहलिया और उनके बच्चों के असासों की तहकीकात करे। FBI की तहकीकात का जायजा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल लेगी और जायजा लेने के बाद फैसला करेगी। मगर 3 जजेस, जिनमें जस्टिस मकबूल बाकिर, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस याया अफरीदी शामिल थे, उन्होंने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के अहले खाना के असासों की FBI से तहकीकात कराने से इख्तलाफ किया और लिखा कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर रेफरेंसेस काबिल समात ही नहीं है, लिहाजा उन्हें खारिज कर दिया जाए। इन रेफरेंसेस के जरिए अदलिया की आईनी आज़ादी को कमज़ोर करने की कोशिश की गई है। अदालत यह करार दे कि रेफरेंस प्रॉक्सी की तरफ से दायर किया गया और यह काबिल समात नहीं है जब तक इस दरख्वास्त पर फैसला नहीं आ जाता। फिर 4 माह बाद जस्टिस मकबूल बाकिर का इख्तिलाफी नोट भी सामने आया, जिसमें उन्होंने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ रेफरेंस फाइल करने के पीछे असल महरक़ात और साजिश पर तफसील से रोशनी डाली। जिससे मकबूल बाकिर ने लिखा था कि इस केस में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने बदनीयती के खदशे का इजहार किया। रेफरेंस दायर करने से 2 महीने पहले हुकूमती इत्तेहाद, तहरीक इंसाफ और MQM ने रिकॉर्ड पर कहा कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जज रहने के लायक नहीं हैं क्योंकि उन्होंने फैज़ाबाद धरना केस का फैसला लिखा है। यहाँ तारीखें बहुत अहम हैं। 7 मार्च 2019 को नजरसानी की दरख्वास्तें दायर की गई, जबकि 10 अप्रैल 2019 को हुकूमत की प्रॉक्सी शिकायत कुनंदा डोगर ने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ रेफरेंस
की दरख्वास्त दायर कर दी। अपनी दरख्वास्त के जरिए हुकूमत ने रेफरेंस के पीछे अपने मकासद को वाज़े कर दिया था। ये वाज़े है कि रेफरेंस का मवाद लीक किया गया, जिससे बदनीयती जाहिर होती है। अब तक हुकूमत ने इस बात की तहकीकात तक नहीं कराई कि किसने मवाद लीक किया। इन सब हकाइक के बाद इस शुबे की कोई गुंजाइश ही नहीं रह जाती कि ये रेफरेंस बदनीयती से निकला है, और ये मुश्तरका ख्वाहिश थी कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि जस्टिस काजी फाइज ईसा को धर्रा केस के फैसले की नज़रसानी से गैर हाजिर रखा जाए। और फिर अप्रैल 2021 में सुप्रीम कोर्ट के 10 रुकनी बेंच ने सदारती रेफरेंस के फैसले के खिलाफ नजरसानी की अपीलों का फैसला सुना दिया, जिससे काजी फाइज ईसा और उनकी अहलिया के मौक़िफ़ को तस्लीम किया गया, और तस्लीम करते हुए 19 जून 2020 को के हुक्म को वापस ले लिया गया। 10 रुकनी बेंच ने 6-4 की अक्सरियत से न सिर्फ इस हुक्म को वापस लिया, बल्कि इस हवाले से होने वाली तमाम तर कार्रवाइयों को भी गैर कानूनी करार दे दिया। इसके बाद 29 जनवरी 2022 को इस केस का तफसीली फैसला जारी किया गया, जिससे काजी फाइज ईसा की अहलिया सरीना ईसा ने अदालती कार्रवाई और अपने जवाब में साबिक वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम, साबिक मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर और उस वक्त के चेयरमैन FBI डॉक्टर अशफाक पर संगीन इल्ज़ामात लगाए। फिर ये खबरें सामने आई कि जनरल फैज़ हमीद मुख्तलिफ जमातों और इदारों पर दबाव डाल रहे हैं कि इस फैसले के खिलाफ फौरी तौर पर रिव्यू पटिशन दायर की जाए, यानी कि जो फैज़ाबाद धरना केस था उसका जो फैसला जैसे काजी फाइज ईसा ने दिया था उसके खिलाफ रिव्यू पटिशन दायर की जाए। इस हवाले से खबरें आई कि जनरल फैज़ हमीद दबाव डाल रहे हैं, और दूसरी तरफ आज खुद इमरान खान मानते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस दायर किया, जो एक बहुत बड़ी गलती थी। यानी एक तरफ जनरल फैज़ हमीद के कहने पर तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस दायर किया ताकि वो इस केस का रिव्यू ना कर सकें, तो दूसरी तरफ जनरल फैज़ हमीद के कहने पर ही मुबैना तौर पर तहरीक इंसाफ समेत इदारे और जमातें जस्टिस काजी फाइज ईसा के फैज़ाबाद धरना के फैसले के खिलाफ रिव्यू दायर कर रहे थे। इस फैसले के खिलाफ अप्रैल 2019 में इंटेलिजेंस ब्यूरो, ISI, पेमरा, इलेक्शन कमीशन, तहरीक इंसाफ, MQM, शेख रशीद अहमद और एजाजुल हक की जानिब से नज़रसानी के लिए दरख्वास्त दायर की गई थी, और मई 2019 में जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया गया। और फिर अदालत की जानिब से बरी होने के बावजूद और रेफरेंस खारिज होने के बावजूद तहरीक इंसाफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ केस बनाने की कोशिश करती रही। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस खारिज होने के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव रिव्यू फाइल किया गया, लेकिन हुकूमत खत्म होने के बाद तहरीक इंसाफ ना सिर्फ इस केस से पीछे हट गई, बल्कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस के आर्किटेक्ट पर भी सवाल उठाती रही कि रेफरेंस तो किसी और के इमा पर बनाया गया और भेजा गया था। अब इमरान खान खुद मानते हैं कि वो रेफरेंस इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर भेजा गया था, तो क्या रिव्यू भी, इस केस का रिव्यू भी, फैज़ाबाद धरना केस का रिव्यू भी इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर ही फाइल किया गया था? मगर साबिक वज़ीर इमरान खान ने इसे गलती करार देते हुए इसकी जिम्मेदारी उस वक्त के वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम पर डाल दी, जबकि फ़रोग़ नसीम ने दावा किया कि रेफरेंस जैसे काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस वज़ीर आज़म की मंजूरी के बगैर आगे बढ़ ही नहीं सकता था, और वज़ीर आज़म ने इसके लिए इसरार किया था। इमरान खान साहब ने कहा है कि मेरी गलती थी कि जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस बनाया गया और मुझे मिसगाइड किया गया, और फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि आपने बाकायदा इसरार किया, वरना यहां तक भी डिबेट हुई कि ये जो बार एसोसिएशन से बुकला का काम है, अगर इस किस्म की कोई चीज़ आई भी है, हुकूमत का काम नहीं है, मगर आपने इसरार करके ये काम कराया, आपने मिसगाइड किया वज़ीर आज़म इमरान खान को जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ। देखें टोटल नॉनसेंस। अब देखें मुझे पुश कर रहे हैं ना, तो फिर मैं बताता हूँ आपको। हुआ ये सुबह 7 बजे फ़ोन आया इमरान खान साहब का मेरे पास, और उनका कि फ़ौरन आओ। मैंने कहा सर आता हूँ मैं। 9 साढ़े 9 तक पहुँचा, नहीं मुल्क साहब जिंदा थे, और उन्होंने यही कहा कि ये जो इनकी एसेट्स हैं ये इस तरह का है और हमारा एंटी करप्शन का एजेंडा है, फ़ौरन इसका रेफरेंस बनाया जाए। अच्छा, अब बात सारी ये है कि मुझे क्या पड़ी थी, डिसीजन मेकर तो इमरान खान साहब थे, सदर पाकिस्तान थे, ये सारा गलत है। जबकि खुद साबिक DG FIA बशीर मेमन ने 28 अप्रैल 2021 को हमारे प्रोग्राम में भी दावा किया कि हुकूमत चाहती थी कि FIA जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ केस तैयार करे। प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि आप हिम्मत करो और मतलब कर सकते हो। मुझे नहीं पता था कि केस क्या है। जब गए शहजाद अकबर के कमरे में, तो उधर जाकर के उन्होंने यही बात की कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ केस बनाना है। फिर वहाँ से हम तीनों, मैं, आजम, शहजाद अकबर साहब, हम मिलकर गए फ़रोग़ नसीम साहब के ऑफिस में, जहाँ पे अशफाक भी मौजूद थे। फ़रोग़ नसीम साहब भी कन्विंस थे कि ये बनना चाहिए और आप ये रोल अदा करो। मैंने कहा भाई FIA नहीं कर सकती, सुप्रीम कोर्ट का जज है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का काम है ये। उन्होंने कहा कि नहीं मिल के कर लेंगे, और FBR और आप मिलकर करो, और ये जो भी है। लेकिन आई रिफ्यूज्ड, ये FIA नहीं करेगी एज एन इंस्टीट्यूशन, हम अपने आप को ख़राब नहीं कर सकते। जिस वक्त फैज़ाबाद धरना केस पर नज़रसानी की दरख्वास्तें दायर हुई, उस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस आज़िज़ सईद खोसा थे, उसके बाद जस्टिस गुलजार अहमद और फिर जस्टिस उमर अता बंदियाल चीफ जस्टिस बने, मगर ये दरख्वास्तें
समाअत के लिए मुकर्रर नहीं की गई। इस मुल्क के साथ क्या क्या होता रहा, एक सीनियर जज जस्टिस काजी फ़ाइसा और उनकी फैमिली के साथ क्या क्या होता रहा, मगर इन 3 चीफ जस्टिस साहिबान ने एक अहम केस की समाअत ही मुकर्रर नहीं की। जस्टिस काजी फ़ाइसा ने 17 सितंबर को चीफ जस्टिस के ओहदे का हल्फ लिया। 20 सितंबर को उनकी सरबराही में इंसाफ की फराहमी और बेंचेस की तश्कील के मौजू पर अहम इजलास हुआ, जिसमें पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के नुमाइंदों ने तजावीज़ दी। इस दौरान पाकिस्तान बार काउंसिल के रुकन आबिद साकी का चीफ जस्टिस से फैज़ाबाद धरने के फैसले पर मुकालमा हुआ, जिसके बाद 21 सितंबर को चीफ जस्टिस काजी फ़ाइसा ने यह केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया, जिसकी आज समाअत हुई है। अब सूरत हाल यह है कि वही तहरीक इंसाफ जिसने फैज़ाबाद धरना केस के फैसले के खिलाफ नज़रानी की दरख्वास्त दायर की थी, इस फैसले पर सख्त तनकीद की थी और इस फैसले की वजह से जस्टिस काजी फ़ाइसा को भी निशाना बनाया था, उनके खिलाफ रेफरेंस भेजा था। आज वही तहरीक इंसाफ एक बड़ा बल्कि बहुत बड़ा यू टर्न लेकर इस फैसले पर अमल दरामद का मुतालबा कर रही है। तहरीक इंसाफ के तर्जुमान शुएब शाहीन ने आज कहा कि जस्टिस काजी फ़ाइसा ने कानून की हुक्मरानी के लिए फैसला दिया था। फैज़ाबाद धरना केस जो कि बहुत अहम तरीन केस था, ये पाकिस्तान की तारीख का मैं समझूंगा कि सबसे अहम तरीन केसों में से एक केस है। और आज जो पोजीशन है वो हम बजा तौर पर कह सकते हैं कि जस्टिस काजी फ़ाइसा साहब ने जो रूल ऑफ लॉ, कानून की हुक्मरानी और आइन की बालादस्ती के लिए जो फ़ैसला किया था, उसके ख़िलाफ़ जो रिव्यू पटिशन्स आई थी, आज मोस्ट ऑफ द पार्टीज़ ने उसको वापस लेने का फैसला किया है। और आज जो सवाल ये है कि क्यों ना उस जजमेंट को एग्जीक्यूट किया जाए। ब्रेक के बाद तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ आपके सामने रखेंगे कि फ़ैसले पर अमल दरामद की वजह से अगर जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ भी कार्रवाई होती है तो क्या इसके लिए भी तहरीक इंसाफ तैयार है। इसके अलावा हमने खुद जनरल फैज़ हमीद को भी प्रोग्राम में शिरकत की दावत दी है, उनका जवाब नहीं आया है, मगर प्रोग्राम जारी है और प्रोग्राम में आकर अपना मौक़िफ़ दे सकते हैं।